आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है प्लान एंड अनप्लान शटडाउन। आज के टाइम में जिस समय कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में हाहाकार मचाई हुई है, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं अचानक। तो ऐसे में ये जो क्लॉज है ये बहुत ही रेलेवेंट है। ऑस्कर वाइल्ड ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जब बारिश होती है तो उसमें रेनबो का मजा लेना चाहिए, और जिस समय अंधेरा होता है उस समय सितारों की जो चमक है उसको एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल यही सिचुएशन इस समय हम सबके साथ है। बिकॉज ऑफ अनप्लान शटडाउन अचानक ही सब कुछ बंद हो गया है और अब धीरे धीरे करके सब कुछ फिर से शुरू हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, अपने क्यूएमएस को कितने अफेक्टिवली यूज कर सकता है इस समय अनप्लान शटडाउन से वापस आने के लिए। देखिए, हर कंपनी किसी ना किसी तरीके से शुरुआत भी कर लेगी और कुछ महीने में रूटीन में भी आ जाएगी, बट इंपॉर्टेंट ये है कि वो काम कितने इफेक्टिवली किया जा रहा है, कितने एफिशिएंटली किया जा रहा है और किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि मिनिमम लॉस के साथ हो। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि जब हम अनप्लान शटडाउन से प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से रेलेवेंट है। तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट ये है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज की रिक्वायरमेंट है आज भी वही है। ऐसा नहीं हुआ है कि इस अचानक जो शटडाउन आया उस कारण से इनकी एक्सपेक्टेशन कम हो गई है। दूसरी बात, बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो एम्प्लॉइज का मोरल है वो बहुत लो है। तीसरी बात, ऐसा नहीं होने वाला है कि अचानक ही हम 100% प्रोडक्शन में पहुंचने वाले हैं। बहुत धीमे धीमे से हम 100% प्रोडक्शन पे पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जब तक हम 100% प्रोडक्शन पे नहीं पहुंचने वाले, जो भी हम बना रहे हैं हो सकता है उसमें लॉसेस बहुत ज्यादा हों। देन बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन जो गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, जो लीगल अथॉरिटीज हैं, वो भी रेगुलर चेकअप कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे सोशल डिस्टेंसेस, सैनिटेशन वो सब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जिसमें क्यूएमएस सपोर्ट कर सकता है। अब क्यूएमएस कैसे सपोर्ट कर सकता है, तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की करते हैं तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है कि हमारे कौन कौन से इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उनके क्या क्या रिस्क हैं, और उसके बाद उसके लिए हम क्या एक्शन लें। और एक्शन लेने के बाद हम ये चेक करते हैं कि जो हमने एक्शन लिए क्या वो ठीक थे या उनको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। जब हम ये सिस्टमेटिक अप्रोच का यूज करते हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बताता है, तो बहुत आसान होता है किसी भी रुके हुए सिस्टम को दोबारा से शुरू करना। इसको डिटेल में बताने के लिए मैं 6 M और 1 E का इस्तेमाल करूंगा और उसमें बताऊंगा ये 6 M क्या है। जो पहला M है वो है मैनेजमेंट, दूसरा है मैन, देन मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट और इन्वायरमेंट। तो मैं इन सातों के द्वारा आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं इन सबके और व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। और ये जो ISO 9000 और IATF 16949 के जो डिफरेंट क्लॉजेस हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करेंगे इस स्थिति से बाहर आने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है मैनेजमेंट। वैसे तो मैनेजमेंट के बाद बहुत सारे चैलेंज, अगर 2-3 मेन चैलेंजेस की बात की जाए तो जो पहला चैलेंज है वो प्रॉफिटेबिलिटी का है कि कैसे मैनेजमेंट इंश्योर करे कि हम वापस प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आए। तो उसके लिए लो कॉस्ट ऑटोमेशन के ऊपर इमीडिएटली काम करना पड़ेगा। जो इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स हैं, काइजन, क्वालिटी सर्कल, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं जिससे कि हम कॉस्ट सेविंग का बात कर सकें, उनको हमें इनिशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से इंडस्ट्री 4.0 के बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम कम से कम लोगों से ज़्यादा आउटपुट निकाल पाएं, उनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज मैनेजमेंट के लिए है वो एम्प्लॉय का मोरल है। जब तक टीम स्ट्रांग नहीं होती है, जब तक टीम मोटिवेटेड नहीं होती, तब तक वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आते। तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम है मैनेजमेंट के लिए। तो रेगुलर मैनेजमेंट रिव्यू को करना बहुत जरूरी है और ये बहुत जरूरी है कि समय समय पे बहुत फ्रिक्वेंटली हमें टाउन हॉल या ओपन हाउस, हमें एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज के साथ। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपने कस्टमर्स को और अपने सप्लायर के साथ रियल स्टेटस शेयर करना है। जो हमारी आज की स्थिति है उसको बताना है। जितने ज़्यादा हम उनको ईमानदारी से यह बताएंगे कि आज हमारी क्या अवस्था है, उतना ही आसान होगा उस प्रॉब्लम से निकलना। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, मैन।
अगर हम मैन की बात करें तो अगेन जैसे मैंने मैनेजमेंट के लिए बोला बहुत सारे चैलेंज है, बट अगर 2-3 मेन चैलेंज की बात की जाए तो सबसे पहला था कॉम्पिटेंसी। अभी बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 20% 30% मैन पावर से काम कर रही है। अभी उससे आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी सारी मशीन भी चल जाए, आपकी असेंबली लाइन भी चल जाए, इनकमिंग इंस्पेक्शन भी हो जाए, मेंटेनेंस भी हो जाए, लेबोरेटरी का काम भी हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है इस समय किस तरीके से हम ऑन जॉब ट्रेनिंग दें, किस तरीके से हम जो एग्जिस्टिंग स्किल है उसको रिव्यू करें और लोगों की स्किल को बढ़ाने का काम करें, जिससे कि वो लिमिटेड मैन पावर उस सारे काम को कर सकें। देन दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मैन के साथ कि जो मैंने मैनेजमेंट के केस में भी बोला था कि जो मोराल है उसको हाई करने की जरूरत है। उसको ये बहुत ज़रूरी है कि उसको टाइमली सैलरी मिले, उसको ये बताया जाए कि उसकी नौकरी पक्की है, उसकी नौकरी को खतरा नहीं है, उसको बताया जाए कि कुछ समय की बात है और उसके बाद सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर ये एम्प्लॉय मोटिवेशन और एम्पावरमेंट की टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी हम जो मैन पावर है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं और वो अच्छे से काम कर सकता है। देन तीसरी बात करते हैं हम मशीन में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और ब्रेकडाउन का है। अभी से पहले तो हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता था जिसको हम यूज करके वो सारे काम कर लिया करते थे, बट अगर अब मशीन ब्रेकडाउन होती है तो क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है उसको करने के लिए, तो हमें कुछ नई टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी। हमें एग्जिस्टिंग मैन पावर को दोबारा से स्किल करना पड़ेगा जिससे कि वो उसको यूज करके जल्दी से जल्दी मशीन को रिस्टार्ट कर सके। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि कंसिस्टेंटली मशीन्स काम कर पाए। हो सकता है पिछले 1-1.5-2 महीने से जब से सारी की सारी कंपनीज बंद थी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना हो रहा हो और अब बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ब्रेकडाउन हो, तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को दोबारा करने की जरूरत है। हो सकता है हमारे पास सफिशिएंट टाइम ना हो अभी उसे करने के लिए, सो मे बी उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की चेकलिस्ट को दोबारा से रिव्यू करके एक शॉर्टर चेकलिस्ट बना सकते हैं और कुछ नए लोगों को हम स्किल दे सकते हैं जिससे कि वो उस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को करें। देन बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टेस्ट इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी कैलिब्रेशन होती है, इनकी वैलिडेशन होती है, मास्टर सैंपल्स होते हैं, लिमिट सैंपल्स होते हैं, उन सब का क्या करेंगे? तो उन सबको दोबारा से कैलिब्रेट करने की जरूरत है, उनको वैलिडेट करने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हो तो किसी एक्सटर्नल लेबोरेटरी को ढूंढना पड़ेगा जिससे कि वो उनको जल्दी से जल्दी दोबारा से कैलिब्रेट कर सके, सो दैट वी आर वेरी श्योर कि जो प्रोडक्ट हम कस्टमर को दे रहे हैं या जो इंटरनल प्रोसेसिंग में है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इसी तरह से यूटिलिटीज में जो जनरेटर सेट हैं, कंप्रेसर हैं, कूलिंग टावर्स हैं, जनरली ये सारे काम हम बाहर की एजेंसी से कराते हैं। तो हो सकता है वो एजेंसी अभी हमें ना मिले तो मे बी किसी दूसरी एजेंसी को हमें ढूंढना पड़ेगा या मे बी हमें इंटरनली ही वो कॉम्पिटेंस डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि उन सबकी हम मेंटेनेंस कर सकें और इंश्योर कर सकें कि वो ठीक से काम करें। तो मैंने मैनेजमेंट बता दिया, मैन बता दिया, मशीन बता दिया। अब बात आती है मटेरियल की। अचानक ही जब प्रोडक्शन बंद होती है तो जितना भी मटेरियल इन प्रोसेस में होता है, इनकमिंग में होता है, फिनिश गुड में होता है, उसके स्टेटस को देखने की बहुत ज़रूरत है। हो सकता है कि सर्टन शेल्फ लाइफ का मटेरियल हो जिसकी एक सर्टन लाइफ हो, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, और वो शेल्फ लाइफ से बाहर निकल गया हो, तो उस मटेरियल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे सेग्रीगेट करना है। मे बी उसके लिए कोई सप्लायर से कोई स्पेशल अप्रूवल लेना पड़े, मे बी कस्टमर से उसके लिए कोई डेविएशन लेना पड़े, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। देन जो मटेरियल आज तक हमारे अप्रूव्ड सप्लायर से आ रहा है, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजन अब उस सप्लायर से मटेरियल ना आ पाए क्योंकि वो अभी भी हो सकता है किसी रेड जोन में हो और वहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन ना अलाउड हो। तो ऐसे में आपको कुछ नए सप्लाई आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे। जब आप नए सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे तो हो सकता है उनका रीपीपैप की कंडीशन आएगी, उसको आपको देखना है कैसे डील करना है इस चैलेंजिंग टाइम में। मे बी उसके लिए आपको कस्टमर से फिर से एक अप्रूवल लेना पड़ेगा जिससे कि उस काम को आप आगे बढ़ा सकें। मटेरियल के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आजकल सैनिटेशन ड्राइव चल रही है, डीप जो आप फ्यूमिगेशन की बात करते हैं। तो अभी जब हम सारे प्लांट को सैनिटाइज कर रहे हैं, सारे मटेरियल को सैनिटाइज कर रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? अगर कोई पेंटेड कंपोनेंट है तो क्या होगा उसका? क्या उसका सेम प्रॉपर्टीज रहेंगी या उसके अंदर कोई इम्पैक्ट होने वाला है? तो उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से इन प्रोसेस में बहुत सारा मटेरियल होता है। अगर हम टायर इंडस्ट्री की बात करें, जो प्रोसेस प्लांट होता है वहां पर जैसे हम ग्रीन टायर बनाते हैं जिसको हम फाइनली हम अब ओवन में रखें उसको फाइनली हम टायर में कन्वर्ट करते हैं, तो वो उसकी लाइफ 2 या 3 दिन होती है। व्हाट विल हैपन टू दैट? सो बहुत सारे इस तरह के स्टेजेस होंगे जहां मटेरियल को आपको आइडेंटिफाई करके डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा या उसका डिस्पोजिशन लेना पड़ेगा। अगला आता है मेथड। बहुत सारी टेक्निक्स जो पहले चल रही थी वो अब नहीं चलेंगी। अगर
पहले 100 लोग काम करते थे और अब सिर्फ 30 लोग काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको रीलेआउटिंग दोबारा करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण जहां पर लोग साथ साथ में काम करते थे उनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो आपको असेंबली लाइन का और जितनी भी जगहों पे काम हो रहा है वहां पे रीलेआउटिंग करनी पड़ेगी। जब एक बार रीलेआउटिंग हो गई तो अब आपको यह देखना पड़ेगा कि काम करने का तरीका भी फर्क हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने कंट्रोल प्लान को रिव्यू करना पड़ेगा, आपका जो रिएक्शन प्लान है उसको रिव्यू करना पड़ेगा, जो आपकी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी थी उसको हो सकता है बढ़ाना पड़े, जो आपका सैंपल साइज जो मे बी 4 घंटे में एक बार आप चेक करते होंगे उसको अब 2 घंटे या 1 घंटे में आपको करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके आज के काम करने का तरीका है उसमें जो बदलाव आ रहा है उसके हिसाब से आप किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करेंगे। देन उसके बाद बात आती है मेजरमेंट की। हमारा एक सर्टन तरीका है मेजरमेंट करने का, जो हम बात करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या लैब में जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अब चेक करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। हो सकता है कि जो फैसिलिटीज आज के टाइम में आपको ISO 17025 अप्रूव्ड लेबोरेटरी की मिल रही है वो अब ना मिले, मे बी आपको किसी और लेबोरेटरी से वो मेजरमेंट करानी पड़े, तो क्या आप वो मेजरमेंट कर सकते हैं? मे बी आपके कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अंदर ब्रेकडाउन है, बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन अभी आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते, या सप्लायर है आपको ऐसा नहीं मिल रहा जो उसको जल्दी से आके रिपेयर करे, तो मे बी आपको कोई ऑल्टरनेट मेजरिंग टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी जो कि आपके रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करे। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपको उसके लिए कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़े। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सिस्टम और जो आखिरी पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के रिलेशन में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट उनमें कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। इन जनरल आप देखेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पेंट होता है या पाउडर कोटेड ऐसा कुछ मटेरियल होता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ होती हैं जिसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है। मे बी इट कुड बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस। कुछ ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि 50 से 60 डिग्री के आसपास होना चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट को भी एक बार रिव्यू करना ज़रूरी है। मे बी मेंटेनेंस के कारण वो हम इन्वायरमेंट ना क्रिएट कर पाए तो कोई ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करने की जरूरत है। अगर कस्टमर से भी अप्रूवल लेने की जरूरत है, सो दैट वी आल्सो नीड टू डू। सिमिलरली जो हमारा सप्लायर है, सप्लायर के एंड पे भी इन्वायरमेंटल कंडीशन अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट होती है बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए और प्रोसेसेस के लिए, तो उसको भी एसेस करना बहुत ज़रूरी है थ्रू सप्लायर ऑडिट। तो अगर मैं ओवरऑल फिर से आपको समरी करूं तो मैंने आपसे बात की मैनेजमेंट के बारे में, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, और लास्ट में बात की मैंने आपसे इन्वायरमेंट के बारे में। अगर हम इन सब को सिस्टमेटिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की हेल्प से एनालाइज करेंगे और इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो चैलेंजिंग टाइम है अनप्लान शटडाउन के बाद जो हमने प्रोडक्शन शुरू किया है उसको हम तरीके से पार कर लेंगे और बहुत जल्दी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के पाथ पे आ पाएगी। अगर इस वीडियो को आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे जो ब्लॉग है उसमें आप एक लिंक है उसको आप क्लिक करेंगे तो और डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलरली आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम के इस तरह के वीडियोज़ आते रहें तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।